विद्यार्थियों नमस्कार। जोग्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सप्रसंग व्याख्या। किस तरह से एक विद्यार्थी को हल करनी चाहिए, यानी परीक्षा के अंदर कक्षा 6ठी से 10वीं तक 2 सवाल रहते हैं सप्रसंग व्याख्या के, यानी एक गद्य की करनी होती है और एक पद्य की करनी होती है। लेकिन उसके बाद 11वीं और 12वीं उसमें भी 2 रहते हैं। लेकिन जैसे ही विद्यार्थी बीए के लेवल पर पहुंचता है तो उसमें सप्रसंग व्याख्याओं का जो दौर चलता है उसमें न्यूनतम जो है 3 सवाल रहते हैं। एमए के पाठ्यक्रमों में तो कहीं कहीं 4 सवाल भी सप्रसंग व्याख्याओं से रहते हैं। ऐसे में अगर हम अन्य विद्यार्थियों से हटकर सप्रसंग व्याख्या करें, यानी अलग तरीके से व्याख्या करें, तो हमें जो है अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। वैसे तो सप्रसंग व्याख्या हम कक्षाओं के दौरान पढ़ते हैं, हमें विभिन्न गुरुजन पढ़ाते हैं, साथ ही पासबुकों में कुंजियों में सप्रसंग व्याख्या हमें मिलती है। लेकिन वह एक नॉर्मल तरीका होता है जो हर एक विद्यार्थी अपनाता है। लेकिन हमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सप्रसंग व्याख्या के सवाल किस तरह से हल करने चाहिए उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो आज पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, कहने का भाव यह है कि पद्य का अंश दिया हुआ है, यानी कविता वाला जो अंश दिया हुआ है उसकी सप्रसंग व्याख्या हमें किस तरह से करनी चाहिए उस पर हम नजर डालते हैं। तो साथियों, कहने का भाव यह है कि हमें अगर नंबर अच्छे चाहिए साहित्य के अंदर तो अन्य विद्यार्थियों से हटकर लिखना पड़ेगा। कुछ लिखने की स्टाइल, जो लिखने का तरीका है वह भी बदलना पड़ेगा, और उसके साथ याद करने का तरीका और जो अपन को याद है वो शो करने का तरीका भी अगर हम बदलेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सप्रसंग व्याख्याओं के सवाल सर्वप्रथम अगर हम अच्छे तरीके से हल कर देते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कहने का मतलब है कि प्रथम प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। उत्तर पुस्तिका के दौरान सप्रसंग व्याख्याएं जो 2 या 3 है वो अच्छे ढंग से हमने जो है हल कर ली है, तो जो परीक्षक होता है, एग्जामिनर होता है, उसके दिमाग में यह रहता है कि बच्चा वास्तव में होशियार है और अपने प्रश्न जो है वो कमजोर गए हैं तो भी उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और हमें अच्छे अंकों की ओर ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हमें किस तरह से करनी चाहिए जो अन्य विद्यार्थियों से हटकर। तो उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न आया परीक्षा के अंदर कि पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो एग्जामिनर के दिमाग में हमें यह डाल देना चाहिए कि प्रश्न नंबर 1 या जो प्रश्न नंबर 2 है उसका हेडिंग लिखने के बाद हमें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या शब्द को लिखना है, यानी ये लाइनें लिखनी है, ताकि उस जो परीक्षक होता है, उत्तर पुस्तिका जांच करता होता है, उसके दिमाग में यह रह जाए कि विद्यार्थी ने पहले प्रश्न के अंतर्गत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की है। और सप्रसंग व्याख्या वाला सवाल जो है मैं जांच रहा हूं, और जो 7 नंबर की है, 9 की है, जितने नंबरों की है, तो वो उसका दृष्टिकोण उतने अंकों पर चला जाता है। उसके बाद व्याख्याएं हमेशा अथवा में आया करती हैं, और अथवा में जब आती हैं तो हम सीधा ही संदर्भ और उसके बाद प्रसंग लिखना शुरू कर देते हैं। उससे पहले हमें एक महत्वपूर्ण काम करना यह होता है कि हम कौन से पद्य की व्याख्या कर रहे हैं, यानी जो पद्य का अंश है उस कौन से अंश की व्याख्या हम कर रहे हैं, उसका पहला शब्द, यानी तुलसीदास का जो एक पद है, किसी भी किसान वाला जो है, उसके अंदर पहला शब्द लिख दिया हमने। उसके बाद जो कवित है, यानी जो भी 4 चरण आए हैं हमें, उस चरण का जो अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन का अंतिम शब्द में, जैसे पेट की अंतिम शब्द है तो हमने टिक टिक करते हुए पेट की शब्द लिख दिया। अब एग्जामिनर के दिमाग में यह आ जाएगा कि इसने कौन सी व्याख्या की है, यानी तुलसीदास वाली की है या फिर सूरदास वाली की है, ताकि वह तुरंत नीचे जाएगा तो संदर्भ चेक कर लेगा। संदर्भ के अंदर जो अलग अंक निर्धारित होते हैं वो पूरे में से पूरे नंबर हमको दे देगा, क्योंकि कौन से व्याख्या अपन कर रहे हैं उसका पहला शब्द अपन ने अंकित कर दिया है उत्तर पुस्तिका के अंदर। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले उत्तर लिखने के बाद पहला शब्द और अंतिम शब्द हमने कॉपी में अंकित कर दिया।
सर्वप्रसंग व्याख्या के दौरान। उसके बाद हमें संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ और प्रसंग अपने आप में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। विद्यार्थी हमेशा इस पर जो है दिमाग चलाते हैं कि संदर्भ पहले आना चाहिए या प्रसंग पहले आना चाहिए या संदर्भ और प्रसंग एक ही है। तो मैं आपका जो है भ्रम दूर कर देता हूं। जहां तक मैंने इग्नू के नोट्स और साथ ही जो मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान है, भारत सरकार NIUS और राजस्थान का स्टेट ओपन है, उसके अंदर हिंदी साहित्य की जो बुकें हैं उनमें सर्वप्रसंग व्याख्या विभिन्न विद्वानों के द्वारा की हुई है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि संदर्भ जो होता है उसके अंतर्गत हमें जो है कवि का परिचय देना होता है कि कौन से कवि रचनाकार का, और साथ ही कहां से ली गई है वह देना होता है, यानी लेखक और पाठ का नाम देना होता है, वो संदर्भ में होता है। लेकिन संदर्भ लिखना भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कैसे कि हमेशा अपना एक ही लहजा रहता है, लेकिन उस लहजे को चेंज करते हुए अपन प्रथम शब्द प्रस्तुत लिखेंगे। एक विद्यार्थी उपयुक्त लिख सकता है, दूसरा उक्त लिख सकता है, ये तीन शब्द अपन लिख सकते हैं। लेकिन एक जो BA लेवल का या MA लेवल का विद्यार्थी है वो तीनों व्याख्याओं के अंतर्गत तीन अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, यानी प्रस्तुत कौन सा जो ऊपर पड़ा है किस भी वाला पद प्रस्तुत, उसके बाद दूसरी व्याख्या में वो उपयुक्त शब्द इस्तेमाल कर सकता है और तीसरी व्याख्या में वो उक्त शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए एग्जामिनर को यह नहीं लगेगा कि विद्यार्थी ने रट्टा मार रखा है, क्योंकि प्रत्येक बार पहला शब्द जो है संदर्भ का भिन्न आएगा। तो इस तरीके से वह विद्यार्थी अपनी तीनों व्याख्याओं के अंतर्गत पहला शब्द जो संदर्भ के अंदर लिखना होता है वो तीन अलग अलग इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, वह है उपरोक्त। जैसे ही आपने उपरोक्त लिख दिया, आपके हिंदी के अंदर जो 100 में से 100 नंबर आने वाले थे, सारा कुछ सही लिखा है आपने, तो वह स्वतः ही 2 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि आप हिंदी अनिवार्य या हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होते हुए अगर अशुद्ध लिखते हैं तो सीधी सी बात है कि नंबर कटते हैं। तो उपरोक्त शब्द का चयन हमें करना ही नहीं है, 3 ही शब्द लिखने हैं। उसके बाद हमें यह तय करना है कि यह जो ऊपर वाला है इसको क्या है, यानी कवित है, सवैया है या फिर दोहा है, अपने आप में क्या है। तो हमें अगर पता नहीं चलता है कि छंद कौन सा है, प्राय छंद का पता ही रहता है, क्योंकि आधुनिक जितने भी कवि हैं वह मुक्त छंदों में रचना करते हैं। जो आधुनिक काल के हैं और प्राचीन काल के कवि हैं उनमें से सूरदास है, तुलसीदास है आदि जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी रचनाओं के जो छंद है प्राय हमें याद ही रहते हैं। अगर वो छंद याद है तो हमें यह लिखना है कि प्रस्तुत कवित, प्रस्तुत सवैया, अगर याद है तो। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम काव्यांश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कवितांश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक का चुनाव करना है। पद्यावतरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, पद्य खंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पद्यांश लिख सकते हैं, पद अगर होगा तो ही लिखना है, सवैया अगर होगा तो ही लिखना है, और दोहे होंगे तो ही लिखने हैं। और दोहों का तो प्राय हमें ज्ञान रहता ही है। अगर यह ज्ञात हो जाता है कि छंद कौन सा है तो छंदों का नाम लिखना है। अगर छंद का पता नहीं है तो हम इतने सारे शब्द पढ़े, काव्यांश, कवितांश, पद्यावतरण, पद्यखंड, पद्यांश का चुनाव कर सकते हैं। अलग अलग व्याख्याओं में अलग अलग अपन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो हमें लिखना है वो है हमारी पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक का नाम लिखना है। कक्षा 6 से लेकर MA तक पाठ्यपुस्तकें निर्धारित रहती है, उन पाठ्यपुस्तकों का शीर्षक लिख देना है। तो यह एक आपके सामने नमूना है, उसमें 12वीं कक्षा की साहित्य की पुस्तक सरयू है। तो सरयू लिखने के बाद इसको जो है हाफ इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, यानी अर्धउद्धरणात्मक चिन्ह में कैद कर दिया और इसके नीचे रेखा खींच दिया गला है। उसके बाद सरयू की कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। अब और चेंज करनी है पद्धति, क्योंकि हमारा यह वाक्य खत्म हो रहा है। वाक्य समाप्ति पर हमें जो है लिया गया है, उद्धृत है, अवतरित है, संकलित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। चारों में से एक का प्रयोग पहली व्याख्या में करना है, दूसरे का प्रयोग दूसरी व्याख्या में, तीसरे का तीसरी व्याख्या में। अपनी इच्छा अनुसार लिया गया है, उद्धृत है, अवतरित है, संकलित है, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें पैरा चेंज कर देना है। पैरा चेंज करने के बाद हमें उस कवि का नाम लिखना है। पहले तो हमने कौन सी किताब है और किताब में पाठ कौन सा है उसका उल्लेख पहली लाइन में कर दिया। उसके बाद पैरा चेंज करना ही है, क्योंकि हम हमारे जो उत्तर पुस्तिका के अंदर अक्षर लिखे हुए हैं वो अपने आप में जो है
अलग अलग शो होंगे और नंबर वो जो है व्याख्या उत्तर पुस्तिका जांच करता है वो नंबर आसानी से दे सकेगा। तो आगे लिखते हैं इसके कवि, यानी इस रचना के कवि कौन है। कवि शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, रचयिता का इस्तेमाल कर सकते हैं। रचयिता अपने आप में शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो भी महत्वपूर्ण शब्द है रचयिता। इसके कवि, इसके रचयिता, इसके रचनाकार, ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। तीन व्याख्याओं के दौरान तीन अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं और दो व्याख्या है तो दो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर बार समान नहीं होना चाहिए ताकि परीक्षक को यह नहीं लगे कि रटाफिकेशन की है। उसके बाद हमें कवि का नामोल्लेख करने से पहले हमें उस कवि के व्यक्तित्व से जुड़े हुए विशेषणों का प्रयोग करना है। अब यह ध्यान रखना है कि कक्षा 7वीं या 8वीं का विद्यार्थी है तो ज्यादातर वो दो विशेषणों का प्रयोग कर सकेगा, 9वीं स्तर पर वो 4 का कर सकेगा। लेकिन आप हिंदी साहित्य सब्जेक्ट्स में बीए बीएड में हैं या फिर बीए में हैं या फिर एमए कर रहे हैं तो आप कम से कम एक कवि के साथ 8 विशेषण लगाने के बाद आप कवि का नामोल्लेख करेंगे तो परीक्षक अपने आप में खुश हो जाएगा और आपको इसके नंबर जो है पूरे में से पूरे देगा। तो उदाहरण के तौर पर हमने किस तरीके से विशेषण एक ही लाइन में लिखे हैं, लेकिन एमए का या बीए स्तर का जो विद्यार्थी है वो हर विशेषण के आगे तीर का निशान लगा के और एक ही लाइन में लिखेगा तो भी चल सकता है और वो हर विशेषण शो होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं शब्दों का जो बंधन रहता है और वो उत्तर पुस्तिका का बंधन रहता है तो हमने साथ में ही लिखे हैं। तो इसके कवि, रचयिता या रचनाकार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि पहला विशेषण हो गया। उसके बाद बाबा नरहरि दास द्वारा पालित पोषित शेष सनातन के शिष्य, इनके शिक्षा गुरु है। राम बोला यानी बचपन का नाम आ गया। सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता, लोक मंगलकारी महान भक्त एवं महाकवि तुलसीदास हैं। अगर हम इतने विशेषणों के बाद कवि का नाम उच्चारित करते हैं या यूं कहें कि नाम लिखते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं तो परीक्षक जो है अपने आप में आपकी बौद्धिक प्रतिभा को देखते हुए आपके अंक जो है वृद्धि कर सकता है, यानी पूरे में से पूरे अंक दे सकता है। अब विशेषण हमें हर कवि के कहाँ मिलेंगे? हर पाठ्य पुस्तक में जो पाठ होता है उससे पहले जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उनमें अच्छे अच्छे विशेषण डाले हुए हैं। आप वहां से हर कवि और गद्य लेखक के विशेषण ढूंढ सकते हैं। परिचय जो दिया हुआ है एनसीईआरटी की पुस्तकों में उनमें बहुत अच्छे विशेषण हर कवि के मिल जाते हैं। या फिर साहित्य इतिहास की पुस्तक है या अपन भी जो आगे वीडियो देंगे कवियों के परिचय से जुड़े हुए तो उनमें भी विशेषण मिल सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये वाक्य रचना तो सही होनी ही चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सारे विशेषण हमने याद कर लिए हैं। सारे विशेषण देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ आपने जो बनाया है व्याख्या का खाका उसके अंदर 8 विशेषण लगाए हैं तो यह निश्चित है कि परीक्षा में आपको 6 विशेषण याद रहेंगे। तो कहने का भाव यह है कि हमें पूरे के पूरे विशेषण देने के बजाय जितने याद रहते हैं उतने ही विशेषण हम लगा सकते हैं, लेकिन विशेषण देने के बाद ही यानी कवि के व्यक्तित्व की विशेषता बताने के बाद ही कवि के नाम का उल्लेख करते हुए उसके नीचे अंडरलाइन करना है और कवि का नाम अर्थ उत्तरणात्मक चिन्ह में कैद कर देना है। और एक इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हिंदी में है और है दोनों शब्दों का ध्यान रखना है। जब भी कवि का नाम या कवयित्री का नाम हम उल्लेख करते हैं तो उसके अंत में वाक्य में जो चाहे वाक्य आगे का एक वचन का है तो भी हम उसकी विद्वता को देखते हुए बहुवचन के अनुसार लिखेंगे और है नहीं लिख के उसके ऊपर बिंदी लगाएंगे, है लिख देंगे ताकि अपनी जो सारी व्याख्या है वो शुद्ध बनी रहे। क्योंकि मान सम्मान इज्जत देने के लिए वाक्य अगर एक वचन का होता है तो भी वहां हम अनुस्वार लगाते हैं। अब रही बात प्रसंग की। प्रसंग में हमें जो है लिखना है कि उस जो मूल कविता है उस कविता के अंदर या यूं कहें कि मूल जो काव्यांश है उसके अंदर क्या बात बताई गई है वो उस बात का उल्लेख करना है। जैसे कि प्रसंग राम भक्ति को सभी कठिनाइयों का समाधान बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, यानी राम भक्ति अपने आप में सभी समस्याओं का हल वो ऐसा बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि लगाने के बाद हमें प्रसंग छोड़ देना है और फिर व्याख्या शब्द लिखना है। व्याख्या शब्द लिखने के बाद
व्याख्या शब्द भी शो होना चाहिए, प्रसंग शब्द भी शो होना चाहिए, संदर्भ भी इस तरह से तीर का निशान लिख के और आप पैरा बदलते रहेंगे तो अपने आप में खुला खुला होना चाहिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब व्याख्या, व्याख्या जिस तरीके से यहाँ 4 लाइनें हैं तो उसका 3 गुना अपने को तो करनी है, यानी 12 लाइनें लिखनी है। वह कैसे लिखनी है वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से व्याख्या करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो पाठ रहेंगे उनकी व्याख्या अपन आगे करेंगे भी। अगला चलते हैं व्याख्या के अंदर विशेष जो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं कि जो विशेष होता है उसको 3-4 लाइनों में ही समाप्त कर देते हैं, लेकिन विशेष के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है अगर उन सभी का अपन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो परीक्षा के दौरान अपने पास समय कम रहेगा और इतनी चीजें आप लिखेंगे कि बाकी चीजें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे विशेष, पहला विद्यार्थी जो है क्या यूं है कि पहली व्याख्या के अंदर आप विशेष शब्द लिख सकते हैं। विशेष को विशेषता भी कहते हैं, विशेष को काव्य सौंदर्य भी कहते हैं, विशेष को सौंदर्य बोध भी कहते हैं, विशेष को काव्य स्रष्टा भी कहते हैं, विशेष को काव्यगत विशेषता भी कहते हैं। कभी कभी विद्यार्थी ये भ्रमित हो जाते हैं कि काव्य सौंदर्य के अंदर क्या लिखना होता है, सौंदर्य बोध के अंदर क्या लिखना होता है, या काव्य स्रष्टा में क्या लिखना होता है। ऐसे प्रश्न भी रहते हैं। 2 लाइनें दे दी जाती है और निम्न का काव्य सौंदर्य बताइए। तो इस तरीके से हम आज यह क्लियर कर लेंगे कि काव्य सौंदर्य क्या होता है। काव्य सौंदर्य विद्यार्थियों अपने आप में एक विशेष ही होता है, यानी अब विशेष के 2 भाग, विशेष के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, यानी विशेष विशिष्टता, काव्य सौंदर्य, सौंदर्य बोध, काव्य सौष्ठव या काव्यगत विशेषता, इसी से ही जुड़े हुए सवाल रहते हैं, परीक्षा के अंदर आते हैं। तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, सूरदास का काव्य सौष्ठव बताइए। अब काव्य सौष्ठव के अंदर क्या बताना है वह भी अपन यहाँ साथ साथ में बताते जाएंगे और यही अपने आप में विशेष है। अब क्या है विशेष? विशेष के 2 भाग, जैसे भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। पहला है भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। छोटी कक्षाओं के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाव पक्ष से जुड़ी हुई 1 या 2 लाइनें वो सीधे लिख सकते हैं और कला पक्ष से जुड़ी हुई 2-4 लाइनें वो सीधे लिख सकते हैं। लेकिन उच्च स्तर की कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, एमए और बीए की कक्षाओं के विद्यार्थी हैं और खासतौर पे 12वीं तक के भी जो विद्यार्थी हैं, वह विशेष लिखते समय जो है 2 उत्तर पुस्तिका के अंदर 2 भाग करेंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे, काव्य सौष्ठव डालो, विशेष डालो, सौंदर्य को विशेष तो आपको डालना ही नहीं है क्योंकि हर विद्यार्थी डालता है, इसलिए आपको विशिष्टता, काव्य सौंदर्य या सौंदर्य बोध शब्द डालना है। अब हमें जो है उसके 2 भागों में उत्तर देने हैं। उत्तर पुस्तिका में भी अपन विभाजन कर सकते हैं और विशेष का 1 पेज भी भर सकते हैं, विशेष आधे पेज का भी हो सकता है। जिस स्तर की कक्षा है उसका अपने को देना है। अगर आप एमए की परीक्षा दे रहे हैं तो आप विशेष के अंदर एक बड़ा पेज भर सकते हैं। अगर आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो विशेष के अंदर आधा पेज लिख सकते हैं। बीए वाला भी काफी कुछ लंबा सा लिख सकता है। तो विशेष के अंदर 2 भाग थे। पहला भाव पक्ष, भाव पक्ष को भी और कला पक्ष को भी विद्यार्थी आमतौर पे भाव पक्ष और कला पक्ष में विभाजन कर देते हैं, लेकिन यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाव पक्ष को हम भाव सौंदर्य भी कहते हैं, कथ्य भी कहते हैं, अनुभूति पक्ष भी कहते हैं और वर्ण्य वस्तु भी कहते हैं। अब भाव पक्ष की जगह हम इतने शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ साथ में अगर परीक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है कि कथ्य लिखिए या फिर भाव सौंदर्य लिखिए, तो भी अपने दिमाग में रहेगा कि कथ्य के अंदर क्या लिखना होता है, भाव सौंदर्य के अंदर क्या लिखना होता है। तो बड़ी कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके संबंध में मैं बात करना चाहूंगा कि भाव पक्ष के अंदर रस समाहित रहता है, लेकिन छोटे स्तर की कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं वो कला पक्ष में रस को डाल देते हैं। लेकिन छोटी कक्षाओं के जो विद्यार्थी होते हैं वह तो अपने आप में दोनों का विभाजन भी नहीं किया करते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन 11वीं, 12वीं और 9वीं जो 10वीं स्तर के विद्यार्थी हैं और एमए की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं वो इस तरह से अलग अलग विभाजन करेंगे और भाव पक्ष के अंदर या यूं कहें कि अनुभूति पक्ष के अंदर रस को डालेंगे, ना कि शिल्प वस्तु या कला पक्ष के अंदर रस को डालना है। अब इसके अंदर बताना है कि आपने कविता पढ़ी उसमें कौन सा रस है जो नवरस हिंदी साहित्य के अंदर होते हैं। रस के बाद हमें भाव पक्ष में या यूं कहें कि भाव सौंदर्य में मूल भाव डालना होता है।
मूल भाव क्या है, यानी इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रकृति चित्रण का कहीं उल्लेख है तो प्रकृति चित्रण भी हमें डालना है। और साथ में अंतर कथा आई है। अंतर कथा का तात्पर्य यह है कि पौराणिक कथा का उल्लेख अगर किसी कविता के दौरान हुआ है तो उस पौराणिक कथा या अंतर जो कथा है उसका भी वर्णन हमें एक लाइन के अंदर भाव पक्ष में डाल देना है। और प्रकृति चित्रण में आप समझते हैं, अगर कहीं पेड़ पौधे नदी नाले वनस्पतियां आदि का चित्रण उसके अंदर हुआ है तो प्रकृति चित्रण का के बारे में भी लिखना है। अब रही बात जो महत्वपूर्ण होता है और विद्यार्थी काफी तौर पे जानते भी हैं, और वह है कला पक्ष। कला पक्ष को हम कला पक्ष नहीं लिखते, यानी विशेष के दो भाग है, विशेष का दूसरा भाग है कला पक्ष। कला पक्ष को अपन कला पक्ष नहीं लिखकर अभिव्यक्ति पक्ष भी लिख सकते हैं। उसको अनुभूति पक्ष, भाव पक्ष को, और इसको अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष नहीं लिख के अपन शिल्प वस्तु भी लिख सकते हैं और शिल्प सौंदर्य भी लिख सकते हैं। परीक्षा के अंदर कक्षा 9वीं में, 10वीं में, 8वीं में, 12वीं में बहुत सारे सवाल आते हैं कि 2 लाइनें दे दी जाती है कविता की और उसके नीचे पूछा जाता है कि इसका शिल्प वस्तु बताइए या इसका शिल्प सौंदर्य बताइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शिल्प सौंदर्य के अंदर भाव सौंदर्य को डाल देते हैं, लेकिन भाव सौंदर्य या अनुभूति अपने आप में अलग है। हाँ, काव्य सौंदर्य पूछ लिया है, काव्य सौंदर्य पूछ लिया है तो कला और शिल्प, कला और भाव दोनों डालने हैं, लेकिन शिल्प पक्ष के अंदर नहीं। शिल्प का मतलब होता है कारीगरी। लिखते समय कवि ने क्या कारीगरी, क्या हुनर प्रयोग किया है वही लिखना है। तो कला पक्ष को अपन अभिव्यक्ति पक्ष भी कह सकते हैं, शिल्प वस्तु भी कह सकते हैं और शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें अपने को व्याख्या के विशेष में लिखनी होती है जो कला पक्ष के अंतर्गत लिखनी होती है। तो सबसे पहला होता है भाव भाषा, यानी इस कविता के अंदर कौन सी भाषा है। विद्यार्थियों प्राचीन काल के या यूं कहें कि भक्ति काल के और जो आदि काल के कवि हैं उनकी हर एक कवि की अपने आप में भाषा निर्धारित है। जैसे तुलसीदास की अवधी और ब्रज दोनों है, सूरदास की ब्रज है, मीरा की जो राजस्थानी मिश्रित गुजराती है, कबीर की सद्दुकड़ी है। जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी भाषाएं तो अपने आप को पहले से ही याद है, लेकिन आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं वो खड़ी बोली में रचनाएं करते हैं, तो ये हिंट अपने पास होना चाहिए। उसके बावजूद भी अपने को देख लेना है कि व्याख्या के दौरान जो अपन ने पाठ पढ़ा है उस पाठ के अनुसार उस कवि की भाषा कौन सी, उस भाषा का उल्लेख करना है। उसके बाद शब्द भंडार का उल्लेख करना होता है। शब्द भंडार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम में जो संस्कृत के समान शब्द है वो अगर कविता के अंदर कहीं आए हैं तो लिखने हैं। उन शब्दों का उल्लेख करना है कि ऐसे ऐसे तत्सम शब्द आए, उन तत्सम शब्दों का उल्लेख यहाँ करना है, यानी वो तत्सम शब्द लिखने हैं। अगर तद्भव शब्दावली है जो बिगड़ा हुआ रूप है तो संस्कृत का हिंदी में चल रहा है तो वो लिखना है। देशज शब्द है बनाए हुए हैं वो लिखने हैं। अगर विदेशी शब्द है, खासतौर पे अंग्रेजी और उर्दू की कविता में काफी आते हैं और अंग्रेजी के विदेशी शब्द है वो गद्य भाग में आते हैं, अगर वो भी है तो उन शब्दों का उल्लेख भी करना है। और संकर जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं अगर वो भी कविता के अंदर आए हैं तो उसका भी उल्लेख करना है। और वैसे कविताओं के अंदर जो प्राचीन काल की है उसमें संकर शब्द बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें शैली लिखनी है कि इस कविता की शैली कौन सी है। तो अगर हम उस कविता का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उपदेशात्मक शैली है या संबोधन शैली है या संवाद शैली है, कौन सी शैली का प्रयोग विवेचनात्मक है, वर्णनात्मक है, अलग अलग शैलियां हैं वो पढ़ने के दौरान हमें पता चलती हैं। उसके साथ ही उसके बाद हमें शिल्प सौंदर्य के अंदर छंद भी लिखना होता है। छंद का तात्पर्य है कि ये दुआ है, कविता है, सवैया है, क्या है, उस छंद का उल्लेख करना होता है। उसके बाद अलंकार को लिखना होता है कि इस कविता के अंदर कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब अपने को अच्छी तरीके से अलंकारों का ज्ञान है या कविता पढ़ी उसके दौरान अलंकार अपने निकाले हैं तो अपन अच्छी तरीके से उन अलंकारों को लिख सकते हैं। लेकिन प्राय विद्यार्थी एक अलंकार जो अनुप्रास होता है उसका हर बार यहाँ लिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अनुप्रास के भेदों सहित उसको लिखो। और सबसे खास बात यानी व्याख्या आपकी चमत्कारिक तब होगी कि अनुप्रास कहाँ है, रूपक कहाँ है,
वहां आपको कारण बताना पड़ेगा। कई विद्यार्थियों को पता होता है कि किसदी और किसान दो शब्द लिख दिए मान लो, तो उसमें क का वर्ण आने से अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन विद्यार्थी जो है वो यह नहीं जानते कि हमें इन क जो दो शब्दों का भी उल्लेख यहां करना है कि किस भी किसान दो शब्द आगे मान लो उसमें क वर्ण की आवृत्ति से छेकानुप्रास अलंकार की छठा द्रष्टव्य है। ऐसे अगर लिखेंगे तो हमारे नंबर और बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों, अलंकार के बाद हम शिल्प पक्ष में गुण का लिखेंगे, यानी जो काव्य गुण होते हैं उन गुणों के बारे में भी हमें उल्लेख करना पड़ेगा। गुणों के बाद रीति कौन सी है उस रीति का भी उल्लेख करना है, शब्द शक्ति कौन सी है शब्द शक्ति का भी उल्लेख करना है, और लोकोक्ति या मुहावरे अगर उस कविता के दौरान प्रयुक्त हुए हैं तो उन लोकोक्ति और मुहावरों का उल्लेख करते हुए अपने को लिखना है। उन लोकोक्ति और मुहावरों को भी साथ में लिखना है। चलिए, अब कई समस्याएं यह भी आती है कि आपने इस वीडियो के दौरान यह बता दिया कि जो शिल्प वस्तु है या शिल्प सौंदर्य के जो 10-11 भाग लिखवा दिए, अगर ये विद्यार्थी 11 नहीं आए तो आपको हेडिंग नहीं डालनी है। आपको पता नहीं है कि शब्द शक्ति कौन सी है तो अपने को शब्द शक्ति छोड़ देनी है। कहने का मतलब यह है कि शब्द शक्ति हेडिंग भी नहीं डालनी है। अगर गुण का पता नहीं है अपने को कि गुण कौन सा है तो अपने को गुण की हेडिंग नहीं डालनी है। कहने का भाव यह है कि इन 10-12 में से अपने को जो जो चीजें आती हैं उन चीजों का उल्लेख ही यहाँ करना है। शैली का अपने को पता नहीं है कि शैली कौन सी है तो अपने को शैली का उल्लेख भी नहीं करना है, ताकि शैली शब्द लिखने के बाद अपन खाली छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में यानी परीक्षक के दिमाग में उत्तर पुस्तिका जांचकर्ता के दिमाग में रहेगा कि विद्यार्थी अपने आप में कमजोर है, इसने शैली को खाली छोड़ दिया है। उसके दिमाग में ही अपने को नहीं लाना है। अपने पास 10-12 ऑप्शन है विशेष जो शिल्प वस्तु वाला विशेष लिखना है उसमें, लेकिन 12 में से कम अपन 5-6 जो महत्वपूर्ण है वो तो लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हम किस तरीके से कर सकते हैं आज हमने इस वीडियो के दौरान जाना। आने वाले समय में अन्य वीडियो जारी करेंगे। थैंक यू।